हम उस लाल तरल पदार्थ के पीछे छिपे रहस्य को खंगालने वाले हैं, जिसे हम बस खून समझ लेते हैं। शुरुआत करने के लिए मैं एक इमेज दिमाग में बनाना चाहूंगी। श्योर, बताइए। इमेजिन कीजिए कि हम इस पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम का एक हाई एंड 45 डिग्री आइसोमेट्रिक 3D ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल किसी प्रीमियम इंजीनियरिंग मैनुअल की तरह। वाओ, ये एक बहुत ही दिलचस्प विजुअलाइजेशन है ना? मतलब एक डीप डार्क रॉयल ब्लू ग्रेडियंट बैकग्राउंड है जिसमें सॉफ्ट गोल्डन हाइलाइट्स हैं और नसों के ग्लास जैसे पारदर्शी कटवे सेक्शंस हैं। और वो जो ट्रांसपेरेंट सेक्शंस हैं, उनसे अंदर का सारा आर्किटेक्चर एकदम साफ दिख रहा है। बिल्कुल। और इस 3D पर्सपेक्टिव में पतली सुनहरी लाइनों से हर पुर्जे की लेबलिंग की गई है और जो फ्लो है उसे कलर कोडेड तीरों से दिखाया गया है। जैसे लाल रंग के तीर पावर या बैटरी फ्लो दिखा रहे हैं, नीले तीर डेटा और कनेक्टिविटी को दर्शा रहे हैं। और जो संतरी या ऑरेंज तीर होंगे वो शायद थर्मल एक्टिविटी के लिए होंगे, राइट? एग्जैक्टली। और हरे तीर जो है वो सेंसर्स और हैप्टिक्स को दर्शा रहे हैं। ये कोई नई मशीन का डिजाइन नहीं है। हमारे पास जो विस्तृत नोट्स और साइंटिफिक सोर्सेज हैं उनके आधार पर ये मानव रक्त का सबसे बारीक तकनीकी खाका है। और मेरा मतलब है, इस इंजीनियरिंग मास्टरपीस की सबसे खास बात यही है कि ये एक साथ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डिफेंस सिस्टम और खुद की रिपेयरिंग करने वाली एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। सही कहा। हमारा जो मिशन है आज का, वो सिर्फ ये जानना नहीं है कि खून क्या है, बल्कि इसके इस जटिल इंजीनियरिंग मास्टरपीस को डिकोड करना है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे सोर्सेज ये साफ बताते हैं कि कोशिकाओं के जीवन चक्र से लेकर उनके अंदर चलने वाले केमिकल रिएक्शंस तक यहाँ कुछ भी इत्तेफाक से नहीं हो रहा है। हर एक माइक्रोस्कोपिक पुर्जा बहुत ही सटीक काम के लिए प्रोग्राम किया गया है। तो चलिए इस 3D ब्लूप्रिंट के सबसे अहम हिस्से से शुरू करते हैं, इस पूरे स्मार्ट सिटी का ट्रांसपोर्ट और पावर ग्रिड, यानी हमारे ब्लड का सबसे बिजी डिपार्टमेंट। हाँ, किसी भी मशीन को चलने के लिए लगातार फ्यूल और ऑक्सीजन चाहिए और शरीर में ये काम लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज करती हैं। मेडिकल भाषा में इन्हें एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और इनका जो स्केल है, मतलब इनकी जो संख्या है, वो वाकई दिमाग घुमा देने वाली है। सच में। आकार में ये भले ही श्वेत रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट से काफी छोटी हों, लेकिन इनकी तादाद पूरे सिस्टम पर हावी है। प्रति 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन में पुरुषों में इनकी संख्या 5 से 5.5 मिलियन और महिलाओं में 4 से 4.5 मिलियन तक होती है। एक्चुअली खून का जो लाल रंग है वो भी इन्हीं की भारी भीड़ का नतीजा है। अगर हम उस ब्लूप्रिंट को थोड़ा जूम इन करें तो हम देखेंगे कि आरबीसीज फेफड़ों से ऑक्सीजन के पैकेट्स उठाती हैं और उन्हें शरीर के सबसे दूर मौजूद टिश्यूज तक पहुंचाती हैं। और रसायन विज्ञान के स्तर पर एक हीमोग्लोबिन अणु ठीक 4 ऑक्सीजन अणुओं को अपने साथ बांधकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है ना? एकदम सटीक। ये एक बहुत ही हाईली कैलिब्रेटेड डिलीवरी सिस्टम है। लेकिन यहीं पर मुझे वो ज़ॉम्बी कोशिका वाली बात याद आती है जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। आप उस न्यूक्लियस वाले हिस्से की बात कर रही हैं? हाँ, स्तनधारियों यानी मैमल्स की बात करें, सिर्फ ऊंट, लामा और जिराफ जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी सभी स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक या न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। ये सच में एक बहुत ही अजीब इवोल्यूशनरी डिजाइन लगता है ना? मतलब विकासवाद ने इन कोशिकाओं से इनका दिमाग और इंजन दोनों छीन लिए हैं। ये बस ऑटोनॉमस डिलीवरी ड्रोन की तरह है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये डिजाइन क्रूर भले लगे, लेकिन ये बेहद अचूक है। जरा सोचिए, अगर किसी कार्गो शिप में इंजन और क्रू का कैबिन ही निकाल दिया जाए तो सामान रखने के लिए कितनी ज्यादा जगह बच जाएगी। ओहो, मतलब जगह बचाने के लिए वो अपने ही ऑर्गन्स बाहर फेंक देते हैं। बिल्कुल, आरबीसीज के साथ ठीक यही होता है। वे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ढोने के लिए अंदरूनी ऑर्गन हटा देती हैं। तकनीकी रूप से जब ये नसों में दौड़ रही होती हैं तो ये जीवित कोशिका से ज्यादा एक मैकेनिकल कैरियर बन चुकी होती हैं। एक खाली खोखा जो सिर्फ ऑक्सीजन से भरा है। लेकिन एक सवाल जो जहन में आता है, अगर इनके पास खुद को रिपेयर करने के लिए कोई जेनेटिक दिमाग नहीं है तो ये सरवाइव कैसे करती हैं? डेटा तो कहता है कि इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। और यही बात हैरान करती है। बिना किसी मेंटेनेंस के एक मशीन 120 दिन तक लगातार धड़कते हुए नसों के भारी दबाव को कैसे झेलती है? हाँ, कैसे? ये एक्चुअली यांत्रिक टूट-फूट या कहे मैकेनिकल वियर एंड टियर का बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में जन्म लेने के बाद ये लगातार पंप होती हैं, दिल से फेफड़ों तक, फिर पूरे शरीर तक। कोई आराम नहीं।
बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनमें कोई रिपेयर मैकेनिज्म नहीं होता। 120 दिन आते आते इनकी जो बाहरी झिल्ली है वो घिसकर बेहद कमजोर हो जाती है, और फिर जब भी जर्जर कोशिकाएं प्लीहा यानी स्प्लीन और लीवर की पतली नसों से गुजरती हैं तो दबाव के कारण फट जाती हैं। समझ रही हूँ। इसीलिए नोट्स में लिवर और स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है। सही कहा, जहां इन डैमेज्ड डिलीवरी ड्रोन्स को नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन स्पीन सिर्फ एक डंपिंग ग्राउंड नहीं है। तो और क्या काम है उसका? ये एक बहुत ही एडवांस्ड रिसाइकल प्लांट भी है। ये नष्ट हो चुकी आरबीसी से आयरन निकालकर वापस बोन मैरो को भेज देता है ताकि नई कोशिकाएं बन सकें। क्या बात है! इसी वजह से स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर इस असेंबली लाइन में कोई खराबी आ जाए तो परिणाम काफी गंभीर होते हैं। जैसे कि खून की कमी, जिसे एनीमिया कहते हैं। हाँ, और अगर ये कोशिकाएं बहुत ज्यादा बन जाएं तो नसों में ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो जाती है, जिसे पॉलीसीथीमिया कहते हैं। मैंने एक जेनेटिक हार्डवेयर डिफेक्ट के बारे में भी पढ़ा था, सिकल सेल एनीमिया। हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। सामान्य तौर पर आरबीसी का आकार दोनों तरफ से चपटा होता है, जिसे बाइकॉनकेव कहते हैं। ये इन्हें पतली नसों से आसानी से फिसलने में मदद करता है। लेकिन इस जेनेटिक खराबी में ये कोशिकाएं विकृत होकर आधे चांद या हंसिया का आकार ले लेती हैं। बिल्कुल, और इसके कारण ये नसों के मोड़ पर आपस में उलझ जाती हैं और ब्लॉकेज पैदा करती हैं। तो ये तो हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। अब अगर हमारे 3D ब्लूप्रिंट में एक इतना विशाल सप्लाई नेटवर्क चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस पर बाहर से कई तरह के हमले होंगे, है ना? बिल्कुल, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सभी इस हाईवे का इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो इस हाईवे की सुरक्षा के लिए जो गार्ड्स हैं उन्हें हम श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBCs कहते हैं। यहाँ जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है इनका अनुपात। RBC और WBC का अनुपात 601 है। यानी हर 600 लाल कोशिकाओं की भारी भीड़ में सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड मौजूद है। तो ये इतनी कम संख्या में होकर भी मतलब पूरे सिस्टम को कैसे बचाते हैं? क्योंकि इनकी मारक क्षमता जबरदस्त होती है। संख्या में भले ही ये सिर्फ 8 से 10 हजार के बीच हों, लेकिन इन्हें फैगोसिटिक सेल यानी भक्षण करने वाली कोशिकाएं कहा जाता है। और RBCs के एकदम उलट, इनमें केंद्रक होता है और इनका कोई निश्चित आकार भी नहीं होता। सही कहा, ये अमीबा की तरह इरेगुलर होती है, और ये कोई खामी नहीं है बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। अच्छा, वो कैसे? इसी आकार बदलने की क्षमता के कारण ये नसों की दीवारों से बाहर निकलकर टिश्यूज में जा सकते हैं और दुश्मन बैक्टीरिया को चारों तरफ से घेर कर सीधा निगल सकती हैं। वाओ! और क्योंकि ये लगातार लड़ती रहती हैं, शायद इसीलिए इनका जीवन काल सिर्फ 2 से 4 दिन का ही होता है। बिल्कुल, फ्रंट लाइन के जवान जो सीधा युद्ध में उतरते हैं। लेकिन मुझे हमारे सोर्सेस से ये समझ आया कि इस सिक्योरिटी सिस्टम की सिर्फ एक लेयर नहीं है, ये पूरी एक सेना के हिरार्की की तरह काम करता है। एग्जैक्टली। वैज्ञानिक इन्हें 2 मुख्य प्रकारों में बांटते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स। इसे एक सैन्य ऑपरेशन की तरह समझना बहुत दिलचस्प है। हाँ, देखिए, ग्रैन्युलोसाइट्स में सबसे आगे होते हैं न्यूट्रोफिल्स, जो करीब 60 से 65% होते हैं। ये पैदल सेना है, जब भी कोई बैक्टीरियल हमला होता है ये सबसे पहले पहुंचते हैं और हमलावर को सीधा खा जाते हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ इओजिनोफिल्स हैं, जो करीब 2 से 3% होते हैं। ये एक तरह से अलार्म सिस्टम है। जब कोई एलर्जी होती है तो ये एक्टिवेट होकर शरीर को चेतावनी देते हैं। और इसके बाद आते हैं अग्रैन्युलोसाइट्स, जिनमें मोनोसाइट्स सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। इनका आकार शायद किडनी जैसा होता है। हाँ, सही कहा। और ये भारी हथियारों से लैस सैनिकों की तरह बड़े संक्रमणों को साफ करती हैं। और फिर आती हैं लिम्फोसाइट्स, जो आकार में सबसे छोटी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इम्यून सिस्टम का स्पेशल ऑप्स डिपार्टमेंट है। एकदम सही शब्द चुना आपने। लिम्फोसाइट्स, खासतौर पर जो टी सेल्स होती हैं, वो सिर्फ अंधाधुंध गोलाबारी नहीं करती। तो वो क्या करती हैं? ये थाइमस ग्रंथि में बकायदा ट्रेनिंग लेती हैं। ये एंटीबॉडी बनाती हैं और भविष्य के लिए मेमोरी सेल का काम करती हैं। यानी अगर शरीर में एक बार पोलियो का वायरस आ जाए तो लिम्फोसाइट्स उसका पूरा डेटाबेस तैयार कर लेती हैं। बिल्कुल, और अगली बार जैसे ही वो वायरस घुसने की कोशिश करता है, ये मेमोरी सेल्स तुरंत एंटीबॉडी का निर्माण शुरू कर देती हैं, इससे पहले कि वायरस कुछ नुकसान कर पाए। और यही मेमोरी वाला हिस्सा ही तो
वैक्सीनेशन के पीछे का असली विज्ञान है। राइट। एग्जैक्टली। लेकिन इस ब्लूप्रिंट में एक और सेल है जिस पर ध्यान जाना चाहिए, बैसोफिल्स। हमारे नोट्स बताते हैं कि ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन बनाते हैं, हिस्टामाइन और हेपारिन। और हेपारिन का जो काम है वो इस पूरे सिस्टम के लिए क्रिटिकल है। हाँ, नसों के अंदर खून को जमने से रोकना। मैं इसे मतलब नसों के अंदर लगी एक टेफ्लॉन कोटिंग की तरह देखती हूँ, जैसे नॉनस्टिक कोटिंग होती है, ताकि ये अरबों कोशिकाएं कभी आपस में चिपककर नसों को जाम ना कर दें। ये टेफ्लॉन कोटिंग वाली तुलना एकदम सटीक है। हेपारिन एक प्राकृतिक एंटी क्लॉटिंग एजेंट है, खून के अंदर जमने की पूरी क्षमता होती है। वो तो है, और में बदल जाएगा। खौफनाक। लेकिन मान लीजिए कि इस इतने एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम को कोई बाहर से हैक कर ले। सिस्टम हैक मतलब? मेरा मतलब है, क्या हो यदि कोई वायरस सीधा इस सेना के हेडक्वार्टर पर ही बम गिरा दे? HIV का जो पूरा मैकेनिज्म है वो कुछ ऐसा ही लगता है। ओ बिल्कुल, HIV या एड्स एक बहुत ही परफेक्ट उदाहरण है इस हैकिंग का। हाँ, ये रेट्रोवायरस परिवार का है। और इसकी सबसे डरावनी बात यह है कि ये शरीर के अन्य अंगों पर हमला करने के बजाय सीधा हमारे स्पेशल ऑप्स यानी लिम्फोसाइट्स को ही अपना निशाना बनाता है। और इसके काम करने का तरीका बहुत ही शातिर है। ये वायरस टी सेल के अंदर घुसकर अपना खुद का RNA डाल देता है और कोशिका के न्यूक्लियस को हाईजैक कर लेता है। मतलब गार्ड को ही अपना गुलाम बना लिया। एग्जैक्टली। अब वो टी सेल शरीर की रक्षा करने के बजाय HIV वायरस की फोटोकॉपी मशीन बन जाती है। और जब इन सुरक्षा गार्ड्स की संख्या तेजी से गिरने लगती है तो शरीर अपनी इम्यूनिटी पूरी तरह खो देता है। और इसके बाद एक साधारण सा सर्दी जुकाम या निमोनिया भी जानलेवा बन जाता है। सही कहा। हमारे शोध में इसके फैलने के कारण स्पष्ट रूप से दर्ज है, जैसे संक्रमित रक्त का आदान प्रदान, संक्रमित सुई का उपयोग, संक्रमित मां से बच्चे में, या फिर यौन संपर्क। और अगर लक्षणों की बात करें तो वजन का तेजी से कम होना और लगातार बुखार आना इसके शुरुआती लक्षण हैं। लेकिन विज्ञान यहाँ हार नहीं मानता। एलाइजा टेस्ट, जिसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे कहते हैं, उसके जरिए इस हैकिंग का पता लगाया जा सकता है। हाँ, और भले ही इसका कोई पूर्ण इलाज नहीं है, लेकिन आज़िडोथाइमिडीन जैसी दवाएं एक फायरवॉल की तरह काम करती हैं। तो ये दवा काम कैसे करती है? आज़िडोथाइमिडीन बेसिकली उस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है जिसका इस्तेमाल HIV वायरस अपनी कॉपी बनाने के लिए करता है। मतलब ये वायरस को पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन उसे शरीर के सिस्टम को क्रैश करने से रोक सकती है। एग्जैक्टली, जिससे इंसान की इम्यूनिटी कुछ हद तक बची रहती है। चलिए, अब इस 3D इंजीनियरिंग मैनुअल के एक दूसरे पहलू पर आते हैं। मान लीजिए हैकिंग नहीं हुई, बल्कि हार्डवेयर ही टूट गया, नसों की पाइपलाइन में कट लग गया और ये सारा कीमती तरल पदार्थ बाहर बहने लगा। ये एक बहुत ही क्रिटिकल इमरजेंसी है। हाँ, और यहाँ एक विरोधाभास देखिए। अंदर हेपारिन उसे जमने नहीं दे रहा है, लेकिन अगर खून नहीं जमा तो इंसान की मौत हो जाएगी। और यहीं पर हमारा इमरजेंसी रिपेयर क्रू एक्टिवेट होता है, प्लेटलेट्स, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। सही। ये रिपेयर क्रू हमेशा खून में गश्त लगाता रहता है। इनकी संख्या 4.5 से 5.5 लाख के बीच होती है। तो जैसे ही नसों में कोई लीकेज होता है, क्या होता है? जैसे ही कट लगता है, हेपारिन का असर उस जगह पर खत्म हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग की एक बहुत ही जटिल रासायनिक श्रृंखला या कैस्केड शुरू हो जाती है। ये किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह है, जहाँ हर कदम अगले कदम को ट्रिगर करता है, राइट? बिल्कुल। चोट लगते ही वहां मौजूद कोशिकाएं थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक रसायन छोड़ती हैं, जिससे हम एक तरह का फायर अलार्म कह सकते हैं। हाँ, और ये अलार्म तुरंत प्लाज्मा में सो रहे एक निष्क्रिय प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को जगा देता है। और फिर फैक्टर 9 नाम के एक और तत्व की मदद से ये प्रोथ्रोम्बिन बदलकर थ्रोम्बिन बन जाता है। एग्जैक्टली। ये थ्रोम्बिन फिर प्लाज्मा में मौजूद फाइब्रिनोजन के साथ रिएक्ट करता है और फाइब्रिन नाम का एक पॉलीमर बनाता है। अगर हम इसे अपने 3D ब्लूप्रिंट में विजुलाइज करें तो फाइब्रिन की तुलना एक माइक्रोस्कोपिक 3D प्रिंटर से की जा सकती है, जो चोट वाली जगह पर धागों का एक जाला बुनना शुरू कर देता है। इसको पूरी तरह सील कर देते हैं, जिसे हम आम भाषा में खुरंड या खून का थक्का कहते हैं। और ये पूरा ऑपरेशन महज कुछ मिनटों में पूरा हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर इस 3D प्रिंटर में इंक खत्म हो जाए या अलार्म ही न बजे तो इस सिस्टम के फेल होने के भी तो मामले सामने आते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया। हाँ, हीमोफीलिया एक बहुत ही गंभीर आनुवंशिक बीमारी है।
जहां शरीर में वो फैक्टर 9 बनता ही नहीं है। हाँ, जिसे क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। सही कहा। तो इसका मतलब है कि अलार्म बजने के बाद भी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट नहीं होता, नतीजतन खून का थक्का जमता ही नहीं है। यानी एक छोटी सी खरोच से भी लगातार खून बह सकता है और इंसान की जान जा सकती है। बिल्कुल। इतिहास में इसे शाही बीमारी या रॉयल डिजीज भी कहा गया, क्योंकि ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के वंशजों में पाई गई थी। और इसके अलावा डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों में भी तो प्लेटलेट्स की संख्या इतनी तेजी से गिरती है कि शरीर का ये पूरा रिपेयर सिस्टम ही ठप पड़ जाता है। हाँ, और वो स्थिति भी बहुत जानलेवा हो सकती है। तो अब तक हमने ट्रांसपोर्ट देखा, डिफेंस देखा और रिपेयरिंग सिस्टम को भी समझा। मतलब ये मशीन अंदर से अपने आप में पूरी तरह परफेक्ट है। एकदम परफेक्ट। लेकिन जब किसी बाहरी पुर्जे की बात आती है तो एक नया पेंच फंसता है। अगर किसी इमरजेंसी में किसी दूसरे इंसान का खून मरीज को चढ़ाना पड़े तो क्या कोई भी लाल तरल पदार्थ इस मशीन में काम करेगा? बिल्कुल नहीं। मैं इसकी तुलना कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से करती हूँ। अगर आप विंडोज के लैपटॉप में मैक का सॉफ्टवेयर सीधे इंस्टॉल करेंगे तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। कंपैटिबिलिटी चाहिए। और ये कंपैटिबिलिटी सिस्टम विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? ये पूरा सिस्टम दो चीजों के इर्द गिर्द घूमता है, एंटीजन और एंटीबॉडी। इसे हम आपके कंप्यूटर वाले उदाहरण से जोड़ें तो एक हार्डवेयर आईडी और एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह समझ सकते हैं। तो अगर हम एंटीजन को एक पहचान पत्र या आईडी कार्ड माने, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना एक आईडी कार्ड है जो आरबीसी की सतह पर चिपका होता है। जो आईडी कार्ड आरबीसी पर होगा वही इंसान का ब्लड ग्रुप होगा। मतलब अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए, बी है तो ब्लड ग्रुप बी। एग्जैक्टली। और एंटीबॉडी वो एंटीवायरस है जो प्लाज्मा में घूम रहा है, ये चेक करने के लिए कि कोई अनजान आईडी कार्ड वाला सेल तो अंदर नहीं आ गया। इस लॉजिक से देखें तो ओ ब्लड ग्रुप बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि ओ का मतलब है जीरो एंटीजन। बिल्कुल। इसके पास कोई आईडी कार्ड ही नहीं है, तो ये किसी भी सिस्टम में छुपकर घुस सकता है और कोई भी एंटीवायरस इसे नहीं पकड़ पाएगा। इसीलिए ओ को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। सही कहा। और दूसरी तरफ एबी ब्लड ग्रुप है। इसमें दोनों आईडी कार्ड होते हैं, लेकिन इसका अपना कोई एंटीवायरस यानी एंटीबॉडी नहीं होता। इसलिए ये किसी भी बाहरी खून को खुशी खुशी अपना लेता है। ये सर्वग्राही या यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर या रीसस मंकी पर प्रयोग करते हुए एक और लेयर खोज निकाली, जिसे आरएच फैक्टर या डी एंटीजन कहते हैं। तो जिनके पास ये अतिरिक्त आईडी कार्ड होता है वो आरएच पॉजिटिव कहलाते हैं, और जिनके पास नहीं होता वो आरएच नेगेटिव। एग्जैक्टली। और यहीं पर एक बहुत ही अजीबोगरीब मेडिकल कंडीशन जन्म लेती है, जो एवोल्यूशन के नजरिए से बहुत ही हैरान करने वाली है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। हाँ, ये एक बहुत ही दुखद लेकिन फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये स्थिति तब आती है जब एक पिता आरएच पॉजिटिव हो और माता आरएच नेगेटिव हो। अगर हम इसे दार्शनिक नजरिए से देखें तो ये बेहद अजीब लगता है कि एक माँ का अपना ही इम्यून सिस्टम उसके कोख में पल रहे बच्चे को एक हमलावर वायरस की तरह देखने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इम्यून सिस्टम भावनाओं पर नहीं, सिर्फ कोड पर काम करता है। वो कैसे? देखिए, पहली प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चे का आरएच पॉजिटिव खून माँ के आरएच नेगेटिव खून के संपर्क में आता है तो माँ का शरीर उस डी एंटीजन को बाहरी खतरा मानकर उसके खिलाफ तगड़ी एंटीबॉडी बना लेता है। तो पहला बच्चा तो सुरक्षित जन्म ले लेता है। हाँ, लेकिन जब माँ दोबारा प्रेग्नेंट होती है और अगर दूसरा बच्चा भी आरएच पॉजिटिव है तो माँ की वो एंटीबॉडी प्लेसेंटा पार करके बच्चे की आरबीसी को नष्ट करने लगती है। ओहो, मतलब इम्यून सिस्टम को बस यही पता है कि ये पहचान हमारी नहीं है, इसलिए इसे खत्म करना होगा। ये सच में एक बेहद निर्मम लेकिन नियमबद्ध प्रोग्रामिंग है। बिल्कुल। लेकिन क्या इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ सीक्रेट या दुर्लभ बीटा वर्जन्स भी दुनिया में मौजूद हैं? मानव जेनेटिक्स हमेशा हमें चौंकाती है। 1952 में डॉक्टर वाई.एम. भेंडे ने मुंबई में एक ऐसा ब्लड ग्रुप खोजा जो एबीओ सिस्टम के सभी नियमों से अलग था, जिसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या अलग था? यह खून टेस्ट करने पर ओ ब्लड ग्रुप की तरह दिखता है, लेकिन इसके आरबीसी पर एक बहुत ही दुर्लभ एच एंटीजन होता है।
इसे गोल्डन ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है क्योंकि ये लोग सिर्फ किसी दूसरे बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही खून ले सकते हैं। वाओ। और इससे भी एक कदम आगे INRA ब्लड ग्रुप नाम की एक पहेली है। हमारे नोट्स के मुताबिक यह इतना दुर्लभ है कि अब तक पूरे भारत में या शायद पूरी दुनिया में सिर्फ सूरत के 7 लोगों में इसके होने की पुष्टि हुई है। हाँ, और इस पर अभी भी गहरे शोध चल रहे हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप और INRA जैसे उदाहरण हमें ये याद दिलाते हैं कि हम भले ही सोचे कि हमने मानव शरीर को पूरी तरह डिकोड कर लिया है, लेकिन एवोल्यूशन में अभी भी अनगिनत कोड छुपे हुए हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इस 3D आइसोमेट्रिक ब्लूप्रिंट को फिर से देखें, मतलब बिना दिमाग के 120 दिन तक ऑक्सीजन ढोने वाले ज़ॉम्बी ड्रोन्स, जरूरत पड़ने पर आकार बदलने वाली और वायरस को निगल जाने वाली सेना, और चोट लगते ही 3D जाला बुन देने वाली एक पूरी रासायनिक फैक्ट्री, और सूरत के 7 लोगों की नसों में बहने वाले कुछ बिल्कुल अनजान जेनेटिक कोड, ये सब मिलकर इस बात का सबूत है कि मानव रक्त सिर्फ एक तरल नहीं बल्कि प्रकृति की सबसे एडवांस्ड मशीन है। एक ऐसी मशीन जो हर सेकंड हर पल हमारे अंदर बन रही है, टूट रही है, बाहरी दुश्मनों से लड़ रही है और इस पूरी प्रक्रिया में हमें जिंदा रख रही है। लेकिन इन सारे तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करने के बाद एक बहुत ही उत्तेजक विचार जहन में आता है। वो क्या? शुरुआत में हमने देखा कि कैसे ऊंट और लामा के RBCs ने खुद को रेगिस्तान और ऊंचाई के वातावरण के हिसाब से बदल लिया। सूरत में INRA जैसा बिल्कुल नया ब्लड ग्रुप सामने आ गया। मतलब विकासवाद रुका नहीं है, वो आज भी जारी है। ये तो एक बहुत ही गहरा पॉइंट है ना? तो अब सोचने वाली बात ये है, इंसान अब मंगल ग्रह पर बसने और लंबी स्पेस ट्रैवल की तैयारी कर रहा है। अंतरिक्ष में अलग ग्रेविटी होगी, रेडिएशन होगा और बिल्कुल नया वातावरण होगा। तो आप कह रही हैं कि मैं सोच रही हूँ कि क्या आने वाले दशकों या सदियों में मानव रक्त एक बार फिर से एवोल्यूशन के दौर से गुजरेगा? क्या अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में जीवित रहने के लिए कुछ बिल्कुल नए, मतलब सुपर ब्लड ग्रुप्स पैदा होंगे जिनका विज्ञान की मौजूदा किताबों में कोई जिक्र ही नहीं है? वाह, ये एक ऐसा सवाल है जो सच में इस 3D ब्लूप्रिंट के भविष्य की ओर इशारा करता है। एवोल्यूशन की कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल। और इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।